हेलो। हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज स्ट्रेंथ भी अच्छी है आपकी क्लास में, बस दो लोग अपसेंट हैं, रेगुलर जो लोग रहते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अब तक जितनी हम लोगों ने क्वेरी या सब क्वेरीज रन की थी, ये क्वेरी का पार्ट फिनिश हो गया है। अब तक हम लोग एक टेबल से डील कर रहे थे। जो भी हमने क्वेरी रन कराई थी वो एक टेबल के ऊपर रन कराई थी। अब हम जो लोग डील करने जाएंगे, यहाँ पर एक से ज्यादा टेबल्स हमारे पास होंगी। तो एक से ज्यादा टेबल जब हमारे पास होती हैं, तो उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑब्लिक क्रॉस ज्वाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय जो मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल होता है, क्रॉस सिंबल। लेट्स से वी हैव अ टू रिलेशंस। अगर हमारे पास दो टेबल हैं, R1 एंड R2, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू relations is represented by R1 into R2 would combine each tuple of a relation R1 with the each tuple of second relation R2। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास जो भी टेबल मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने दो टेबल्स हैं, ये आपको सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूं। एक टेबल है हमारे सामने ए, और एक टेबल है हमारे सामने ये वाली बी। और इन दोनों टेबलों का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इसके कितने कॉलम है, इसमें है नेम और वीएल, इसमें है नेम। तो जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो जो कॉलम्स होते हैं दोनों टेबल के, वो हमारे सारे के सारे कॉलम्स आ जाते हैं। यानी नेम और वेल ए का, और नेम जो है वो बी का। यानी हमारे यहां पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, उसके अंदर हमारे पास तीनों कॉलम्स आ जाएंगे, नेम, वेल और नेम। अब बात आई कि रोज का किस तरीके से होगा। तो सबसे पहली रो कौन सी है, विशाल 11। तो विशाल 11 जो है वो राम, इसकी फर्स्ट रो के साथ कंबाइन होगी। तो देखिए विशाल 11 राम। फिर विशाल 11 विक्रांत। देखिए, तो देखिए इसमें विशाल 11 विक्रांत। उसके बाद राम 22 राम, राम 22 राम। और फिर राम 22 विक्रांत, तो राम 22 विक्रांत। इस तरीके से करके इसमें जितनी भी रोज होंगी, जैसे पहले वाले ए के अंदर अगर दो रोज हैं और बी के अंदर दो रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज आएंगी वो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी, यानी 2 into 2 4। तो आप देख रहे हैं कि जो अगली टेबल हमारी बन के आई है कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, उसमें हमारी जो रोज आई हैं वो 4 आई हैं। और कॉलम्स जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। अगर पहले में दो कॉलम है, तीसरे में एक कॉलम है, तो 2 + 1 3। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी फाइनली टेबल जो बनी है उसमें तीन कॉलम, यानी हमारे कॉलम्स का जो सम हो जाता है और रोज का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और एक एक रो किस तरीके से कंबाइन होती है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब इस क्वेरी को अगर हम रन करना चाहें, तो हमें अपना एडिटर ओपन करना होगा। हम्म आई थिंक एडिटर सबको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हमें कोई डेटाबेस चूज करना होगा जो हमारा पहले से बना हुआ है आरएआई नाम से। अब इसके अंदर हमें दो टेबल्स बनानी होंगी, एक टेबल होगी ए और एक टेबल होगी बी। आदित्य, आदित्य, आदित्य अनम्यूट होइए अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। आदित्य, अंकिता, Yes, sir. आ,
आदित्य आवाज आ रही है? यस सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। तो अगर मुझे टेबल को क्रिएट करना है तो क्या सिंटेक्स होता है? सर क्रिएट हाँ, टेबल। टेबल। सर टेबल का नेम। टेबल का नाम हमने ए डाल दिया। और मान लीजिए इसमें हमें, जैसे उस टेबल में हमारे दो कॉलम थे, नेम और वैल्यू। तो हमने एक नेम बना दिया, इसको हमने कर दिया varchar, इसका साइज हमने दे दिया 20। और एक हमारा हो गया वैल्यू हमने लिख दिया है इंटीजर, और इसका साइज दे दिया हमने मान लो 4। ठीक है, ये हमारी पहली टेबल बन गई, सेमीकोलन। पहली टेबल क्रिएट हो गई। इसी तरीके से अब हम दूसरी टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बी। इसमें भी, इसमें हम लोग भी 3 कॉलम ले लेते हैं। वहां उसने 2 कॉलम लिए, 1 कॉलम लिया था, हम यहाँ 3 कॉलम ले रहे हैं। यहाँ उसने ले लिया एस नेम, वेल और एड्रेस। एड्रेस जो होगा उसको हम मान लीजिए varchar कर दे रहे हैं, और इसको साइज दे दे रहे हैं हम 10। फाइनली इस ब्रैकेट को बंद किया, क्लोज। दोनों टेबल हमारी बन गई। तो जब दोनों टेबल बन गई तो एक बार एक का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये नेम और वैल्यू, तो इसमें हम एक वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू ए वैल्यूज। अब हमारे पास 2 ही कॉलम है, तो हमने वैल्यू एंटर कर दी, अमित, और वैल्यू हो गई 12। और ये हो गया। फिर हमारा इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, ये हो गया 22। और इस वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, हो गया सुमित। हमने 2 वैल्यूज केवल डाली हैं। अगर अब हम इसमें देखना चाहें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम था हमारा ए। ये देखिए, अब इसमें हमारी 2 वैल्यूज पड़ी हैं। अब हम दूसरी वाली टेबल का डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। दूसरी वाली टेबल में हमारी 3 हैं, तो फिर से हमें इंसर्ट इनटू कमांड चलानी पड़ेगी। और इंसर्ट इनटू ए की जगह हमें यहाँ पर बी लिखना होगा। और नाम में हम लोग एक नाम ए रखते हैं, कॉमा। एड्रेस में हम लोग कर देते हैं मऊ। पहली वैल्यू हो गई। फिर वैल्यू को चेंज कर देते हैं 32। और मऊ की जगह हम लोग कर देते हैं गाजीपुर। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम एक वैल्यू और डाल देते हैं, रोहित 1। और वैल्यू को यहाँ से हटा के, ठीक है। इसके सामने आपकी 1 2 3 3 रो हैं, और जो ए था उसमें आपके 2 रो हैं। अब मैं अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी लिखना चाहता हूं, तो मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी के लिए ये लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। पहले हम एक टेबल का नाम लिखते थे, अब हम 2 टेबल का नाम लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। क्या मुझे कोई बता सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट? सर 5। 5। एंड हाउ Five मेनी, times. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज? सर 6। 6. 3 into 2 6. every row of a 6. every row of a first table combined with every row of a second table. तो अमित 12 जो है वो पहली वाली रो से बी की, फिर दूसरी वाली रो से, फिर तीसरी वाली रो से, तो 3 रोज तो वही हो गई। फिर जो सुमित 22 है वो इसी तरीके से, तो 3 3 6, तो 3 into 2। 2 जो है वो हमारा ए का नंबर ऑफ रोज है, और 3 जो है वो हमारा इसका रो है। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे, आपके सामने देखिए रिजल्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सिंपल जो कॉलम्स होते हैं उनका सम हो जाता है, और जो रोज होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और एवरी वैल्यूज रिट्रीव फ्रॉम द टेबल और कंबाइन होती हैं और आपके सामने शो होगा। आपके सामने सिंटैक्स है। कोई अगर क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इसमें।
कोई क्वेरी किसी को? सर अगर कोई टेबल बनी हुई है उसका नाम चेंज करना है तो कैसे करेंगे? आपने कोई टेबल को बना रखा है और उस टेबल का नाम ही आप चेंज करना चाहते हैं। उसके लिए यस सर। हमारे देखिए, उसके लिए हमारे पास एक तरीका है, व्यू। व्यू में क्या होता है कि आप उस क्वेरी को चलाते हो और उसमें से सारा डेटा एक्सपोर्ट करके उसको एक नया नाम दे देते हो। लेकिन वो आपके करिकुलम में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। उस व्यू से क्या होता है कि जो आपने क्वेरी चलाई है उसमें जितना डेटा, जैसे जो टेबल आपके सामने, जब भी आप कोई क्वेरी चलाते हो तो एक टेबल आपके सामने आती है ना बन के, उसको हम यस कहते हैं सर। व्यू, वर्चुअल टेबल। उस वर्चुअल टेबल को हम एक नया नाम दे देंगे तो वही सारा डेटा रहेगा, एक नया नाम आ जाएगा, आप नए नाम से यूज कर सकते हैं। मैं बता दूंगा वो कैसे करते हैं। अभी हम लोग ये डिस्कस कर लें, फिर वो क्वेरी भी बता दूंगा। ठीक है? किसकी क्वेरी थी? यस सर। पूर्णेश? यस सर। हाँ, क्वेरी कौन पूछा था ये वाली? सर ये सिद्धांत। हाँ, सिद्धांत। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ज्वाइन। Join is used to fetch data from two or more tables, which is joined to appear as a single set of data. It is used for combining column from two or more tables by using values common to both the table. देखिए, ज्वाइन का मतलब ये होता है कि जोड़ना। अगर हमारे पास दो टेबल है या दो से ज्यादा टेबल्स हैं, तो जब अगर हम उनको जोड़ते हैं तो उसे हम ज्वाइन कहते हैं। एक सेकेंड, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी। आप इस तरीके से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और अगर आप ये लिखें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अ क्रॉस ज्वाइन ए क्रॉस ज्वाइन बी, तो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूं। स्क्रीन को मैक्सिमाइज, एंड देन सेम क्वेरी, द कीवर्ड इज क्रॉस ज्वाइन। सेम रिजल्ट, क्रॉस ज्वाइन एंड ए कॉमा बी, दोनों की फंक्शनैलिटी जो होती है, वर्किंग क्राइटेरिया होता है, वो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। तो आप इन दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ज्वाइन थ्योरी। ज्वाइन थ्योरी की मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर आप दो टेबल्स को कंबाइन करना चाहते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सम कॉमन एट्रीब्यूट या ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरी एक क्वेरी है कि कोई दो टेबल किस तरीके से ज्वाइन होगी, उसके पीछे रीजंस क्या होंगे, किन्हीं दो टेबल्स को ज्वाइन करने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, अब आप लोग बताइए। अब तक आप लोगों ने आरडीबीएमएस में इतना पढ़ा है, आप दो टेबल्स को कंबाइन करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? सर फिर से कोई नई टेबल फॉर्म करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई पहले की कॉलम है तो सर जैसे उसमें नियम अगर पहले से फीड है और दूसरी टेबल में मार्क्स फीड है सर, तो हम लोग एक ऐसा अगर डेटा चाहिए जिसमें नेम और मार्क्स दोनों एक साथ हो सर, तो हम दोनों टेबल को ज्वाइन करके वो क्रिएट कर सकते हैं। yes, this is also possible, and this concept is known as referential integrity constant। जब आप वहां से वैल्यू को रेफरेंस लेके अपने यहाँ यूज करते हैं, आपने इसके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, दिस इज अ फॉरेन की। जब आपके पास ऐसा कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है जो आपके रिलेशन को सही से ऑपरेट कर सके, तब आप दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को या एक से ज्यादा कॉलम्स को रिट्रीव करके दूसरी टेबल से लेके आते हैं। इट इज ऑल्सो अ फंक्शनैलिटी ऑफ ज्वाइन। ज्वाइन में ये भी एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है कि आप एक या एक से ज्यादा कॉलम्स दूसरे टेबल से लेके आ रहे हैं। लेकिन अक्सर हम लोग जब ज्वाइन करते हैं दो टेबल को, जैसे मैं आप लोगों का लिंक करता हूं, आपका एक विद्यालय का डेटाबेस है। विद्यालय का जो डेटाबेस है उसके अंदर आपका एडमिशन नंबर है, आपकी क्लास एंड सेक्शन है, आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, और आपका बैंक अकाउंट नंबर है, जिस बैंक में आपका खाता है। अगर स्कूल आपको कुछ स्कॉलरशिप देना चाहता है तो हमारे स्कूल में 5-7 सिद्धांत सिंह हैं, और क्लास 12th ए में भी मान लीजिए 2 सिद्धांत सिंह हमारे पास हैं। तो एम्बिगुअस नेचर को
हटाने के लिए कोई तरह का कंफ्यूजन ना आए, तो बैंक के पास भी एक डेटाबेस है जिसमें आपका अकाउंट नंबर है, आपका नाम है, आपका फादर नेम है, लेकिन आपका पैन और आपका आधार ये भी आप उसके पास पड़ा हुआ है। तो जब हम वहां से पे डेटा भेजेंगे तो हम आपके आधार नंबर को भी वहां पे लिखेंगे, बट आधार नंबर इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ माई टेबल, दिस इज एट्रीब्यूट ऑफ सम अनदर टेबल, बट दिस आधार नंबर इज यूज्ड इन माई डेटा to uniquely distinguish and avoid ambiguous nature. So due to this, this Aadhaar number is used in this bank in bank for scholarship transaction. तो इस तरह का जब सिनेरियो बनता है, जब कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं या हम उन एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं अपने टेबल्स के अंदर, तब हमें ये ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। ज्वाइंस जो होते हैं सामने आपके लिखा हुआ है, 4 तरीके से डिवाइड किए गए हैं। इसमें रन करने से ज्यादा इसको समझना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ये जो ज्वाइंस हैं वो 4 टाइप्स में है। पहला है इनर ज्वाइन, दूसरा है आउटर ज्वाइन, तीसरा है लेफ्ट ज्वाइन और चौथा है राइट ज्वाइन। सबसे पहला, आप लोगों ने अगर मैथ्स पढ़ी हो 10th तक सही से, तो आपके सामने ये 2 सर्कल हैं। ये दोनों सर्कल क्या इंडिकेट करते हैं, कौन बताएगा? इस डायग्राम को मैथमेटिकल टर्म में इंटरसेक्शन भी, this is a intersection B, but this diagram is called this diagram is Venn diagram. ये बाकी लोग Venn diagram माइक पे बात कर रहे हैं, अपना माइक्रोफोन बंद कर दें। अगर क्वेरी का आंसर नहीं देना है तो उनका माइक्रोफोन ऑन नहीं रहना चाहिए। केवल जो आंसर दे रहे हैं उन्हीं का माइक्रोफोन ऑन रहेगा। एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। इन्होंने आंसर दिया लोगों ने कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जैसे हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए और बी सेट के अंदर कुछ वैल्यूज कॉमन होती हैं, उसको इसने रिप्रेजेंट किया है। अभी सिद्धांत ने बताया कि सर दिस इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है सिद्धांत? दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो एक जो नया सेट बनता है इंटरसेक्शन भी, वो दोनों सेट के एलिमेंट उस सेट में होते हैं। यस, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए एक अलग सेट है, बी एक अलग सेट है, ए और बी के अंदर जो कॉमन वाला पोर्शन है वो हमारा इनर ज्वाइन में दिखाता है। दिस इज अ सिंपल ज्वाइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द मैच डेटा एज पर द इक्वलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन द स्क्वेयर क्वेरी। मैंने अभी ये बात बताई कि ए और बी के अंदर जो कॉमन डेटा होगा, उस कॉमन डेटा के आधार पर हम जो ज्वाइनिंग करेंगे। अभी मैंने इससे पहले जो ज्वाइन किया, दिस इज ऑल्सो अ ज्वाइन। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑल्सो अ ज्वाइन, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई कंडीशन लगी हुई नहीं थी कि इस कंडीशन पे मैच होगा। उसने पहली टेबल के सारे एट्रीब्यूट्स ने, पहली टेबल के सारे रोज दूसरी टेबल की सारी रोज के साथ कंबाइन हुए विदाउट एनी कंडीशन। तो उसके अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन थे वो सारे के सारे आंसर आए। लेकिन जब अब हम जो ज्वाइन पढ़ने जा रहे हैं, इनर ज्वाइन, उसके अंदर जो कंडीशन होगी ज्वाइनिंग की, वो एक पर्टिकुलर कॉमन एट्रीब्यूट के ऊपर होगी। और इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह, जैसे उसमें 3 रो हैं और इसमें 6 रो हैं, तो 6 18 18 रोज का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। इसमें केवल लिमिटेड सेलेक्टेड रोज का कॉम्बिनेशन आएगा, दैट इज डिफाइंड बाय द इनर ज्वाइन। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इनर ज्वाइन की एक सब क्वेरी आपके सामने लिखी हुई है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। एक ए है और एक बी है। ए के पास 2 एट्रीब्यूट है, नेम और वैल्यू, और बी के पास एक एट्रीब्यूट है, नेम। क्या मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों के अंदर कोई कॉमन एट्रीब्यूट है क्या? टेबल ए और बी में Yes, sir. नेम। नेम इज अ कॉमन एट्रीब्यूट इन बिटवीन द ए एंड बी। यस। तो अब जब हम इनर ज्वाइन लगाएंगे, या जिसे हम इक्वी ज्वाइन भी कहते हैं, इक्वलिटी ज्वाइन या इनर ज्वाइन, जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो मैंने जैसा आपको डेफिनेशन में बताया कि ये इनर ज्वाइन केवल और केवल तब अप्लाई किया जाता है जब आप इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं, दोनों में कोई कॉमन कॉलम होगा। तो हमने पता कर लिया है कि कॉमन कॉलम जो है वो हमारा नेम है। आई रिपीट, नेम। अब हम अगर इसकी क्वेरी हम लोग रन कराते हैं, जैसा कि यहां पर नीचे की तरफ उसने क्वेरी को रन करा रखा है, ये आपके सामने सेलेक्ट। अच्छा, आप कहेंगे सर ये ए डॉट नेम क्यों लिखा है?
ए डॉट नेम लिखने का एक कारण है। हम लोग वापस पहले अपने टेबल पे जाते हैं, को डिफाइन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करें। थोड़ा मैक्सिमाइज कर लें। हाँ, वन सेकेंड। हमने जो अभी क्वेरी एक लिखी थी क्रॉस ज्वाइन की, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी, ये आप लोग ध्यान से अगर देखिए, आपको याद हो मैंने अभी ये क्वेरी थोड़ी देर पहले रन कराई है। इसमें ए टेबल में नेम और वेल है और बी टेबल में एस नेम, वेल और एड्रेस है। ये जो नेम और एस नेम है, बोथ आर द सेम कॉलम्स, बस फर्क ये है कि यहां मैं उस कॉलम को नेम कहता हूं, वहां पर उस कॉलम को एस नेम कहता हूं। यहां कॉलम्स के नाम अलग अलग हैं। जो मैंने इनर ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट बताया, वहां दोनों के नाम सेम थे। मैंने यहां लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी, दिस इज अ सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने यहां स्टार लगाया तो सारे के सारे कॉलम सेलेक्ट होके आ गए। लेकिन अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि मैं केवल पहली वाली टेबल में से नेम और वैल्यू लूं और दूसरी वाली टेबल में से वैल्यू लूं, तो मैं क्या लिखूंगा, कोई मुझे बताएगा? मैं सारे कॉलम सेलेक्ट ना करके पहले कॉलम, पहली टेबल के नेम और वैल्यू और दूसरी टेबल का केवल वैल्यू, तो मैं कैसे लिखूंगा? कौन बताएगा? सिंपल सी क्वेरी है। इतना टाइम लग रहा है बताने में? समृद्धि, सर सेलेक्ट बी डॉट नेम। मैं डॉट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिंपल सी क्वेरी पूछ रहा हूं। अभी तो मैंने एलियाज नेम की बात ही नहीं की है। समृद्धि, अगर मेरी आप आवाज सुन रहे हो तो अनम्यूट होइए। हाँ, क्वेरी क्या होगी? आई वांट टू सेलेक्ट द टू कॉलम्स फ्रॉम अ फर्स्ट टेबल एंड वन कॉलम फ्रॉम द सेकंड टेबल, दैट इज नेम इज वेल, देन व्हाट इज द क्वेरी? सर फर्स्ट टेबल से आप क्या क्या सेलेक्ट करना है आपको? पहली टेबल में से हमें नेम और वेल चाहिए। और दूसरी वेल टेबल में चाहिए तो से हम सिंपल ये लिख देंगे, नेम और वेल पहली टेबल से। नेम, हाँ, वेल। हाँ लेकिन अब हम जब दूसरी टेबल में से लिखेंगे वेल, तो आप एक बात बताइए कि हमारे इंटरप्रेटर या ब्राउजर या जो भी हम यूज कर रहे हैं, उसको कैसे पता लगेगा कि पहला वाला वेल जो है वो पहली टेबल का है और दूसरा वाला वेल जो है वो दूसरी टेबल का? क्योंकि दोनों में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो वेल ही हैं। इस वजह से हम इनके नाम के आगे एक्सटेंशन लगाते हैं, ए डॉट नेम और ए डॉट वेल। ये हमें ये बताता है कि जो पहला वाला नेम और वेल है वो हमारी पहली टेबल का है, और जो दूसरा वाला वेल है, सॉरी, ए डॉट नेम कॉमा ए डॉट वेल और कॉमा बी डॉट वेल, ये हमें एकदम क्लियर कर देगा कि हम कौन सी वैल्यू किस कॉलम से रिट्रीव कर रहे हैं। आप लोग देखिए, आपके सामने आ गया। लेकिन अगर मैं इसी क्वेरी को रन कराऊंगा और यहां पर ये वेल के आगे ये नहीं लिखता हूं, तुरंत एरर आएगी, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आप कौन सा वेल कॉल कर रहे हो। आप एम्बिगुअस क्वेरी दे रहे हो और एम्बिगुअस क्वेरी में हमेशा एरर आएगी। अगर आप इस कॉलम में पढ़ लीजिए तो देखिए लिखा है द वेल फील्ड लिस्ट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है कि उसे पता ही नहीं लग रहा है कि वो कौन से वाले को सेलेक्ट कर रहा है। इसीलिए आपको उसके नाम के साथ ए डॉट और बी डॉट करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां आप दो टेबल यूज कर रहे हैं और दोनों टेबल में सेम नाम से एट्रीब्यूट मौजूद है। समृद्धि, ये बात समझ में आ सर गई? हाँ, इसमें हाँ, बोलिए, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। यस सर, नेम लिखा और ए डॉट फिर वेल, फिर भी हाँ, फिर कॉमा बी डॉट वेल, अच्छा। क्योंकि जो दूसरा वाला वैल्यू है वो दूसरी टेबल से आ रहा है और दूसरी टेबल में भी उसी नाम से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्वेरी लिखी हुई है अभी, उसको छोड़ दो जो हमने पढ़ा। यहां पर भी हमारा नेम है और नेम है, ए में भी नेम है और बी में भी नेम है। तो इस एम्बिगुअस नेचर को सॉल्व करने के लिए हमने लिखा सेलेक्ट ए डॉट नेम। हम कॉमा करके ये भी लिख सकते हैं बी डॉट नेम, क्योंकि हमें तो सिलेक्शन कितने भी कॉलम्स का हम कर सकते हैं।
लेकिन इसने क्या किया कि सेलेक्ट ए डॉट नेम लिखा। अगर ये सेलेक्ट नेम लिखता तो फिर कंफ्यूजिंग होता कि भैया ये ए का है कि बी का है। तो हमने लिखा सेलेक्ट ए डॉट नेम फ्रॉम अ ए इनर ज्वाइन बी वेयर। अब इसमें जो ये वेयर वाला पार्ट है, यही इसमें से हमें डेटा को रिस्ट्रिक्ट करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो कोई भी डेटा रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, सारे के सारे कॉलम्स कंबाइन हो गए। लेकिन यहां पर जब हम क्वेरी को यूज करेंगे तो ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम, यानी पहली टेबल का नाम जो होगा अगर वो दूसरी टेबल के नाम से मैच कराएगा तभी वो रिजल्ट आपके सामने ए डॉट नेम का शो करेगा। सिंपल सी क्वेरी है। इसको इसमें से समझने से अच्छा है कि हम लोग वापस आएं और अपनी टेबल में रन कराएं इसको। सर हाँ बोलिए। सर जैसे आप उसमें ए डॉट वेल लिए हैं सर और उसमें बी डॉट वेल लिए हैं और ए डॉट नेम इस वाले टेबल में, तो सर अगर हम लोग जैसे बस ये ए डॉट नेम और ए डॉट वेल और कॉमा फिर वेल देंगे सर, तो वो क्या बी डॉट वेल को ले लेगा ऑटोमेटिकली, तब भी एरर देगा? उसे क्या पता कि वो वेल किसका है? कोई जरूरी है कि वेल वो उसी का होगा? आप एम्बिगुअस क्वेरी लिख रहे हैं ना। आप अगर वीएल लिखते हैं तो वीएल इज आल्सो अवेलेबल इन द बोथ टेबल्स। तो आपने पहली बार ए डॉट वेल लिख दिया तो कोई गारंटी थोड़े ना कि आप दूसरी बार भी उसी कॉलम को कॉल नहीं कर सकते। आप कोई भी एम्बिगुअस क्वेरी नहीं देंगे। मैंने कभी इस तरह की क्वेरी रन नहीं कराई है, लेकिन ये भी एम्बिगुअस नेचर में आएगी। ठीक है। इसको मैंने रन कराया। सिंपल सी क्वेरी आपके सामने है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्वेरी थी और इसमें सारे के सारे कॉलम्स हमारे सेलेक्ट होके आए थे। लेकिन अगर मैं इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं, और वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि पहली टेबल में जो नेम है और जो दूसरी टेबल में हमारा नेम है, इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है। दिक्कत ये है, इसमें वैल्यू मैच कर रही है। तो हम इसमें वैल पे लगाएंगे। मतलब जो पहले वाले कॉलम में वैल है और दूसरे वाले कॉलम टेबल में जो वैल है, अगर वो दोनों मैच करते हैं तभी रिजल्ट आएगा। मैं क्वेरी लिख देता हूं फिर आपके सामने लगाऊंगा। वेयर वेयर ए डॉट वेल इक्वल टू बी डॉट वेल। इस बात को मेरे जरा ध्यान से समझिएगा। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली जो टेबल है वो हमारी ए की है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी आपके सामने, ये दोनों जो हैं वो ए और बी दोनों की हैं। इसमें जो पहला वाला नेम है और वेल है वो हमारी पहली टेबल का है, और जो ये एस नेम वेल और एड्रेस है वो दूसरी टेबल का है। आई रिपीट, नेम एंड वेल फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, एस नेम वेल एंड एड्रेस फ्रॉम द सेकेंड टेबल। अब मेरी क्वेरी ये है कि ए डॉट वेल इज इक्वल टू वी डॉट वेल होना चाहिए। तो ए डॉट वेल में पहला नाम हमारा आता है अमित और 12। अमित और 12 जो है वो पहली वाली टेबल का है और ये दूसरी वाली टेबल में सुमित वाले से कंबाइन हो रहा है। तो क्या अमित सुमित के बराबर है? नहीं, तो पहला मैच नहीं होगा। क्या अमित सुमित के बराबर है? नहीं, पहले बार में अमित का किसी से भी मैच नहीं होगा। फिर दूसरी बार आएगा सुमित, सुमित 22 कंबाइन होगा, तो सुमित का पहले वाले सुमित से मैच हो जाएगा, तो पहली रो आ जाएगी पूरी। फिर सुमित का फिर दूसरे वाले से भी मैच होगा। तो नेम में अगर मैं बात करूं, अगर आप वैल्यू की बात करें, मैं पहले इस क्वेरी को रन करा दूं आपके सामने। ये देखिए, जब मैंने वैल्यू को रन कराया, आप लोग ध्यान दीजिए, यहां पर ए की वैल्यू बी की वैल्यू से मैच करनी चाहिए। तो ए टेबल में सुमित और 22, और जब ये वाली वैल्यू सुमित और 22 से कंबाइन होगा तो केवल यही वाली वैल्यू मैच करेगी। अदरवाइज आप किसी से भी मैच करा लीजिए, कोई भी वैल्यू कहीं भी मैच नहीं करेगी। यही कारण है कि हमारा इसने केवल एक ही कॉलम डिस्प्ले किया है। ये बात क्लियर हुई? यस सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। यस सर। सबको समझ में आ गया? साक्षी, सान्या? हाँ सर। अच्छी बात है। ये तो क्रिटिकल टॉपिक था, अगर एक बार में आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
आप सर ऊपर आपने बोलिए। सर ऊपर आपने ए डॉट नेम फिर ए डॉट वेल फिर बी डॉट वेल लिखा था। हम्म तो सर अगर ए डॉट नेम फिर बी डॉट वेल और फिर ए डॉट वेल करेंगे तो सर एरर तो नहीं आएगा ना? बोलिए क्वेरी क्या लिखनी है, सेलेक्ट। सर ए डॉट नेम हम्म कॉमा बी डॉट वेल हम्म कॉमा ए डॉट वेल हम्म फ्रॉम ए कॉमा बी। एरर आएगी। आप सिलेक्शन का ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। आप बी को पहले भी ला सकते हैं, ओके आप बी को पहले भी लिख सकते हैं, सिलेक्शन आपके हाथ में। आप क्या कर रहे हैं, वो जो टेबल्स हैं उनमें से एक सबसेट ऑफ टेबल को, सब वर्चुअल टेबल को रिट्रीव कर रहे हैं। तो वो सीक्वेंस हमारे ऊपर डिसाइड होगा कि हम क्या करें। सिलेक्शन कैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी जो क्वेरी थी वो ये इसकी थी कि हमने यहां पर पहले बहुत सारे कॉलम्स को सेलेक्ट किया था। अब हम जब सेलेक्ट करेंगे, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा टेबल बड़ी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक फिगर बनाने की कोशिश करता हूं। एक टेबल हमारे पास ए है और एक टेबल है हमारे पास बी। ए टेबल में हमारे पास ऐसे कॉलम्स हैं और हमारे पास जो बी टेबल है उसमें हमारे पास इस तरीके से है। तो ए में हमारे पास 2 कॉलम और 2 रो हैं, यानी इसका जो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 हो गया। और जो हमारे पास बी है उसमें हमारे पास 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। अब अगर हम तीसरी टेबल बनाते हैं और उसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीसरी टेबल कुछ इस तरीके से बनेगी। उसके अंदर 1 2 3 4 5 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 और 4 और 5। और अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो 1 और 2, 2 रो और 3 2 रो इधर है और 2 रो, तो 4 रोज आनी चाहिए। लेकिन जब मान लीजिए इसकी वैल्यू है 1 और 2, इसकी वैल्यू है 3 और 4, इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 2 और 3, इसकी लिख देते हैं 4 5 और इसका लिख देते हैं 6 और 7। इसमें जो हमारा पहला वाला एट्रीब्यूट है, ये वाला, ये इसका नाम और ये वाला जो एट्रीब्यूट है इसका नाम, दोनों का नाम हमारा सेम है। तो अब हम जब इनर ज्वाइन चलाएंगे तो हम लिखेंगे ए डॉट जो पहले वाले का नाम है और बी डॉट जो दूसरे वाले का नाम है, क्योंकि दोनों कॉलम सेम है। तब होगा क्या, अब इस बात को ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारे जो ये वाला टेबल है 1 और 3 वाला, ये कंबाइन होना है इस वाले से, 2 4 और 6 वाले से कंबाइन होना है। लेकिन ये जब इससे कंबाइन होगा तो ये चेक करेगा कि पहले कॉलम का, एक कॉलम का जो ये एट्रीब्यूट है जो 1 है, ये क्या मैच कर रहा है इस वाले बी वाले से 2 से। ये मैच नहीं कर रहा है तो ये इससे कंबाइन नहीं होगा। फिर 1 जो होगा फिर नेक्स्ट नीचे वाले से 3 वाले से मैच कराएगा, तो क्या 1 3 वाले से मैच होगा? नहीं मैच होगा, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। फिर जो 2 और 4 है वो मैच कराएगा, तो हाँ, तो वो देखेगा 2 2 से मैच हो गया, तो 2 4 6 ये पहला हमारा कॉलम आ जाएगा। फिर 2 4 जो है वो 3 5 वाले से मैच कराएगा, मैच नहीं करेगा, यानी इसका फाइनल आंसर जो इनर ज्वाइन का आएगा वो आएगा 2 4 3 4 6। क्लियर है? यही चीज मैंने आपके सामने यहां पर बताई है। यहां पर देखिए, इसी में इसने 2 टेबल बनाई है, ए और बी, जिसमें पहले वाले में नेम है, वेल है, दूसरे वाले में नेम है। जब हमने क्वेरी लिखी सेलेक्ट ए डॉट नेम फ्रॉम अ ए इनर ज्वाइन बी, आप ए इनर ज्वाइन भी लिख सकते हैं और ए कॉमा बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम, तो ए वाले का विशाल 11 मैच करना चाहिए था राम से, लेकिन मैच नहीं हुआ। उसका कारण यह रहा
क्योंकि विशाल और राम दोनों सेम नहीं है। फिर विशाल 11 मैच किया विक्रांत से, लेकिन विशाल और विक्रांत एक नहीं है तो मैच नहीं हुआ। फिर राम और 22 मैच किया राम से। अब राम और राम दोनों इक्वल हैं, दोनों का नेम इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम। तो हमारा केवल राम वाला आया क्योंकि ए डॉट नेम उसने लिया। और फिर राम और 22 मैच किया विक्रांत से। क्योंकि राम और विक्रांत मैच नहीं किए इसलिए हमारे सामने केवल एक ही रिजल्ट, आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें केवल एक ही रिजल्ट आया। मुझे लगता है कि अब ये चीज सर तो इसमें वैल्यू तो नहीं मैच करेगा? बिल्कुल भैया वैल्यू ही मैच करा रहा है। ए डॉट नेम इज इक्वल टू बी डॉट नेम का मतलब सर क्या हुआ? जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, तो सर दोनों तो की वैल्यू मैच कर रही है। मतलब सर नेम की वैल्यू, जैसे आप बोल रहे हैं कि विशाल 11 मैच कर रहा है राम से, तो सर वो 11 तो नहीं मैच, बस विशाल को राम से बस मैच बस कराएगा। ओनली मैं विशाल 11 का Yes, मतलब है कंप्लीट रो की बात कर रहा हूँ। ओनली जो कंडीशन हमने नेम वाली दी है वो नेम वाली ही मैच करेगी। आप सही कह रहे हो। यस यू आर yes, राइट। वो मैं पूरी रो पढ़ रहा था ताकि समझ में आए। yes, sir. मैंने 2-3 एग्जांपल लेके समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में इनर ज्वाइन तो कम से कम आ ही गया होगा। नेक्स्ट, नेचुरल ज्वाइन। यहां हमने लिख दिया सेलेक्ट ए डॉट नेम। हम अगर यहां लिख देते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा इनर ज्वाइन वेयर, जैसा मैंने अपनी टेबल में रन कराया है अभी। पहले मैं पूरी टेबल ये दिखा दूं, ये टोटल इतने ज्वाइनिंग है। और अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए कॉमा बी वेयर ए डॉट वेल इज इक्वल टू बी डॉट वेल। आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपके सामने वेल वाले दोनों एट्रीब्यूट आ रहे हैं। ये वाला वेल भी आया है और ये वाला वेल भी आया है, दोनों कॉमन है। लेकिन फिर भी जब हमने इनर ज्वाइन या इक्वी ज्वाइन किया तो जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो दोनों टेबल्स में था और हमने स्टार लिखा तो वो दोनों बार रिपीट हुआ है। नेचुरल ज्वाइन में बस एक यही लिमिटेशन है, इसके अंदर वो जो कॉमन वाला एट्रीब्यूट होता है वो 2 बार नहीं आता, वो केवल एक ही बार आता है। अगर मैं इसी क्वेरी को, ये जो क्वेरी आपके सामने लिखी हुई है नेचुरल ज्वाइन से मैं लिखता हूं, नेचुरल ज्वाइन का सिंटेक्स देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए नेचुरल ज्वाइन बी। अगर मैं ये लिखता हूं तो आप ध्यान देंगे जो वैल्यू 2 बार आया था वो केवल 1 बार आएगा। बस यही अंतर है। ये यहां से पहले हटा दें, ये लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बस ए नेचुरल ज्वाइन बी स्टार। 2 बार हो गया। एक सेकंड, हमने नेचुरल की स्पेलिंग गलत लिख दी है। नेचुरल की स्पेलिंग गलत। हाँ, आप लोग देख लीजिए, अब वेल हमारा केवल 1 बार आया है, 2 बार नहीं आया। और इस समय हमें नेचुरल ज्वाइन, हमने जब कीवर्ड लिखा तो हमें पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वेयर ए डॉट वेल इज इक्वल टू बी, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, वो सब अंडरस्टूड हो गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए नेचुरल ज्वाइन बी लिखने का मतलब ये हो गया कि वो कॉमन एट्रीब्यूट से मैपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, और जो कॉमन एट्रीब्यूट था वो केवल 1 बार आएगा। दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ नेचुरल ज्वाइन। उम्मीद करते हैं कि आपको नेचुरल ज्वाइन इजी है, समझ में आ गया होगा। अगर इक्वी ज्वाइन समझ में आ गया तो नेचुरल ज्वाइन भी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 2 ज्वाइन और बचे हैं, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, 9:40 हो गया है और 9:45 से शायद 12th ए के स्टूडेंट्स की क्लास है। क्लास है ना? यस सर। हाँ सर हमने फिजिक्स की है। हाँ ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे अब हमारे पास ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, इस वाले पोर्शन में ये फिनिश है, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन और एक फुल आउटर ज्वाइन है। बस ये हमारा ज्वाइन वाला चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। फिर एसक्यूएल का जो अगला पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सेशन एंड होता है यहीं पे। आप लोग क्विट कर सकते हैं।